अंजनगांव सुरजी शहर से 5 किलोमीटर अंतराल पे पांढरी स्थित शासन द्वारा संचालित अनुसूचित जाति व नवोदय छात्रा निवासी स्कूल में 1 अक्टूबर की रात को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद 2 अक्टूबर को घटना स्थल पर संवेदनशील हालात निर्माण हो गए। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी बच्ची के साथ असामाजिक कृत्य कर उसे मौत के घाट उतार दिया। छात्रा की मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर यह शिकायत दर्ज कराई कि जिस वक्त हमने अपनी बेटी को ग्रामीण रुग्णालय में देखा तो वो मृत अवस्था में ही थी। छात्रा के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अमरावती के जिला सामान्य रुग्णालय में लाया गया था। 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि निशा गणेश जगदेव के परिवार वालों को फोन करके बताया गया था कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें तत्काल उपचार के लिए रुग्णालय में भर्ती कराया गया है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जिस वक्त हम रुग्णालय पहुंचे और वहां के डॉक्टरों से हमने जानकारी जुटानी शुरू की तो रुग्णालय के वरिष्ठ डॉक्टरों ने बताया कि जिस वक्त निशा को हॉस्पिटल लाया गया वो मृत अवस्था में ही थी। पीड़िता की मां लक्ष्मी गणेश जगदेव और उसके पिता गणेश गोंदलाल जगदेव इन्होंने आरोप लगाया कि रात के वक्त ग्रामीण रुग्णालय पर पहुंचने के बाद शिक्षकों ने उन्हें बताया कि निशा का उपचार शुरू है और उन्हें बाहर ही रोक के रखा। लेकिन जब परिवार वालों ने डॉक्टरों से संपर्क किया तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। इस घटना के बाद से ही हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। 3 अक्टूबर को छात्राओं के माता पिता हॉस्टल पहुँचे और उन्होंने हॉस्टल के स्टाफ का व वहाँ के मैनेजमेंट का निषेध किया और कहा कि हमें ऐसे विद्यालय में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना जहाँ पर उनकी जान ही खतरे में हो, और वो सभी अपनी अपनी बच्चियों को लेकर वापस चले गए। त्याच्यात काही प्रश्न असे आहे साहेब, हे जे सीसीटीव्ही आहे सर्वात पहिले तसंच ते प्रशासन स्वतःला वाचवण्यासाठी माझ्यासोबत बितलेली आहे पोलीस स्टेशन मधली स्पष्ट सांगतो। सीसीटीव्ही हे असं सत्य असते जे कोणी बदलू शकत नाही। सर्वात पहिले ते तुम्ही हँडओव्हर करा, पोलीसकडे करा किंवा प्रशासनाकडे, जे काही सर्वात नाही हे वेळ निघते त्याच्यानंतर सांगितलं जाते काय हे बंद होतं ते बंद होतं, हे कारण होतं त्याची 15 दिवसाची कॅपॅसिटी होती। आप लोग वहाँ पे आना, हमारे घर पे रहेंगे तो बराबर पूछताछ भी होंगी, यहाँ पे पूछताछ होंगी नहीं। अभी तो हमारे सामने दिख रहा है, अभी तो सब वो बच्चे नीचे आने को तैयार थे, अभी यहाँ नीचे आने को तैयार, माँ बाप के पास में आने को तैयार नहीं है। काही नाही करत है, हमारे बच्चे हमारे पास में आने को तैयार नहीं है। इतना टॉर्चर करते हैं यहाँ पे। अपना बच्चा उनका ले, कोई जरूरत नहीं अपना कहीं अपन पढ़ाने रहे, अनपढ़ रहे साले का, छोटा से बड़ा करे साला मारन के लिए साले इन्हें ये टॉर्चर कर रहा साला, दूसरा आला हमारा बच्चा पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं ना। ये कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? बेटी का मर्डर कर रहे तुम तो स्कूल में डाल रहे तुम, नहीं कोई जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ेंगे साला, अनपढ़ रहेंगे, अपने खेत में काम करेंगे। इसके बाद परिवार वालों की मांगों को मानते हुए फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपी योगेश रायबोले और सागर रायबोले के खिलाफ धारा 302/34 में हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। या गुन्ह्यामध्ये सध्या तरी FIR मध्ये 2 आरोपी आहेत। आम्ही 2 आरोपीवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। योगेश रायबोले आहे आणि दुसऱ्याचं नाव सागर रायबोले आहे। या दोघांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। सेक्शन्स जे आम्ही लावलेले 34 आणि 302 मध्ये त्याप्रमाणे सेक्शन्स लावले आणि यापुढे जर का अजून काही सेक्शन लावता तपासामध्ये जर का निष्पन्न झाले नक्कीच लावू आणि अजून काही आरोपी असतील याच्यामध्ये तर आम्ही नक्कीच लावू। तपासी अधिकारी सध्या API डंबाळे आहेत अंजनगाव सुरजी पोलीस स्टेशनचे आणि त्यामध्ये पर्सनली स्वतः लक्ष देणार आहे। यामध्ये काही असं काही होऊ नये की कोणता आरोपी सुटेल किंवा नक्कीच ठोस पुरावे मिळतील। PM रिपोर्टमध्ये असं आलेले इनिशियली ज्यावेळेस आम्ही इन्क्वेस्ट केलं होतं, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट केली होती, इन्क्वेस्ट रिपोर्टमध्ये एक्सटर्नल इंजुरी कोणती दिसत नव्हती आम्हाला, त्याच्यामुळे आम्ही ताबडतोब गुन्हा दाखल केला नव्हता। कारण कॉज ऑफ डेथ जे आहे, मरण्याचं कारण जे आहे त्यामुळे निष्पन्न झालं नव्हतं। PM रिपोर्टमध्ये ते निष्पन्न झालं। इंटरनल इंजुरी होत्या मुलीला, तिच्या मनगटावर मार लागलेला होता।
त्याच्यामुळे आम्ही गुन्हा दाखल केला। प्रथम दृष्टिया सिर्फ धारा 302 और 34 के अंतर्गत उन्हें आरोपी बनाया गया है। परिवार वालों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आपको बता दें कि परिवार वालों ने पांडरी स्थित शासकीय मागासवर्गीय व नवबोध शिक्षण संस्थान के 5 सदस्यों के गिरफ्तारी की मांग की थी। अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट, VCN न्यूज। पिछले कुछ सालों से कपास की फसल पर बोंडली के दुष्प्रभाव से किसानों का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बोंडली से हुए नुकसान भरपाई के लिए शासन द्वारा करोड़ों का अनुदान भी दिया गया। साथ ही किसानों के बैंक खातों पर 2 टप्पों में पैसे जमा किए गए, लेकिन आज भी तीसरे टप्पे का इंतजार किसान कर रहे हैं। खरीफ हंगाम से पहले बोंडली के अनुदान की मांग किसान बराबर शासन से कर रहे थे, लेकिन खरीफ हंगाम से पहले रबी हंगाम की फसल बुआई शुरू हो रही है, लेकिन दरियापुरवासी किसानों के खाते में अब तक पैसे जमा नहीं होने से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोंडळीचे जे पैसे आलेले आहेत सरकारकडून ते तहसील मार्फत 8 दिवस अगोदर त्यांना चेक देण्यात आले आहेत। अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखा दर्यापूरला चेक देण्यात आलेले आहेत, पण तरीही त्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही ते चेक वटवून शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचून दिलेले नाही। शेतकरी त्या बँकेत जात आहेत, परंतु त्या शेतकऱ्यांना धाकधपट किंवा उद्धाराची वागणूक देऊन त्यांना परत पाठवण्यात येत आहे। माझी एकच विनंती आहे की त्या शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास झाला नाही पाहिजे। या तहसीलदारांनी यावर तात्काळ काळजी म्हणजे लक्ष देऊन या विषयाचा गंभीर बाब समजून त्यावर तात्काळ कारवाई करावी व त्यातील जे बँकेतील कर्मचारी आहेत त्यांना त्वरित आदेश करून त्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे त्यांना देण्यात यावे, अन्यथा शिवसेनातर्फे आम्ही तीव्र आंदोलन करू। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा धनादेश भेजने के बावजूद बैंक किसानों के खाते में पैसे भेजने को तैयार ही नहीं। बैंक कर्मचारियों की मनमानी पर अमरावती जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने दखल देते हुए तत्काल संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए और किसानों के खाते में पैसे जमा करने के लिए भी कहा है। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। अमरावती जिला के ग्रामीण भाग में डेंगू, स्क्रैब, टाइफस, मलेरिया व अनेक हजारों गरीब अमरावती वासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन अमरावती के ग्रामीण वासियों की इन सभी तकलीफों को नजरअंदाज कर अमरावती जिला के पालक मंत्री केवल अमरावती शहर के लिए ही अपना काम कर रहे हैं। पालक मंत्री प्रवीण पोटे की यह लापरवाही से ऐसा महसूस हो रहा है मानो गांव खेड़ों में जानवर रहते हैं। इस तरीके की बातें महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव व जिला परिषद के सदस्य प्रकाश साबड़े इन्होंने कही। अमरावती शहर में आयोजित एक पत्र परिषद में वह बोल रहे थे। अमरावती जिला की कुल संख्या लगभग 25 लाख के करीब है, जिसमें से सिर्फ 6.5 लाख के करीब लोग अमरावती शहर में रहते हैं। बाकी के 19 लाख लोग जिला के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। पिछले 2 महीनों से जिला के ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू, स्क्रैब, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू व मलेरिया ने हजारों नागरिकों को बीमार किया है, लेकिन इनके उपचार के लिए ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा अधूरी है। कोई रास्ता न रहने के बाद ये लोग शहर आकर अपना उपचार कराते हैं, लेकिन ग्रामीण उपचार केंद्रों की हालत तो इतनी खराब है कि वहां पर ब्लड टेस्ट करने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है और ब्लड टेस्ट के नमूने भी शहरों में भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की हालत और भी दयनीय होती जा रही है। लेकिन इस तरह की गंभीर समस्याएं अमरावती जिला में होने के बावजूद आज तक पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपनी कोई भी सभा ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित नहीं की। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग पिछले 10-15 दिनों से अमरावती शहर के करीब सभी पेपरों में यह हेडलाइंस चल रही है कि पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने गंदगी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बीमारी के खिलाफ की सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन क्या उन्होंने कभी शहर के ग्रामीण हिस्सों की तरफ अपना ध्यान दिया है? क्या वो सिर्फ अमरावती शहर के पालक मंत्री हैं और जिले के नहीं? इन सब चीजों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वह मांग करेंगे
कि अमरावती जिले में 2 पालक मंत्री घोषित किए जाएं, एक पालक मंत्री अमरावती शहर के लिए और दूसरा पालक मंत्री अमरावती ग्रामीण के लिए, क्योंकि मौजूदा पालक मंत्री का ध्यान ग्रामीण की ओर बिल्कुल भी नहीं है। की पालकमंत्री महोदय खेड्यात जनावरे राहतात काय आमचा पालकमंत्र्यांना सांगतो. त्याचं कारणच असं, गेल्या 8-10 दिवसांमध्ये आम्ही बघतो, पेपर वाचून राहिलो की पालकमंत्री सर्जिकल स्ट्राईक शहरामध्ये करून राहिले. जे गंभीर आजार, साथरोग, मोठे डेंग्यू, स्वाईन फ्लू, मलेरिया सारखे आजार पूर्ण शहरातच नाही तर पूर्ण जिल्ह्यात पसरले आहेत. तर पालकमंत्र्यांची एक जबाबदारी असते, त्यानुसार त्यांनी आपली प्रत्येक ठिकाणी भेटी देणं सुरू झाले आणि त्या शहरामध्ये त्यांनी लक्ष घातलं. त्यांचं मी अभिनंदनच करतो, त्याबद्दल काही शंका नाही. परंतु शहरामध्ये सर्व करत असताना आज अमरावती जिल्ह्याची लोकसंख्या 25 लाख आहे आणि त्या 25 लाखापैकी 6.5 लाख लोक फक्त शहरात राहतात, 19 लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. पण ग्रामीण शहरात माणसं राहतात आणि ग्रामीण भागात जनावर राहतात काय, हा आमचा सवाल पालकमंत्र्यांना आहे. त्यामुळे आमची विनंती आहे की या संदर्भात जे डेंग्यूचे रुग्ण आहे, ते स्वाईन फ्लूचे रुग्ण आहे, ते मलेरिया साथानं रुग्ण कित्येक लोक तडफून मरण पावले आहेत, त्यांच्याकडे कोण लक्ष देणार? जी आरोग्य यंत्रणा तुम्ही कशी कार्यान्वित करणार, हा प्रश्न आम्हाला त्यांना आहे. त्यामध्ये आपण लक्ष का घालत नाही, हा आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अत्यंत गंभीर स्वरूपामध्ये आम्ही या संदर्भात प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव म्हणून, एक जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून, एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची मागणीच एवढी आहे की या संदर्भात आपण लक्ष घातलं पाहिजे. शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी या प्रकारचं आमचं ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आयोजित केली आहे. त्यामुळे आपण पालकमंत्री महोदय, आपण अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री हा या भूमिकेतून आपण मागावं अशी विनंती आम्ही या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून करतो आहे. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज. जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता, लेकिन क्या करें आज सच बोल ही देते हैं. जी हाँ, 2 अक्टूबर को बड़े धूम धड़क्के और ढोल ताशे व गाजे बाजे के साथ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाया गया. अमरावती शहर में भी इसे बड़े जोर शोर से मनाया गया. लेकिन क्या दर हकीकत पिछले 4 सालों से जिस स्वच्छता अभियान को मनाया जा रहा है, उस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं. शासन द्वारा गरीब जनता के टैक्स के पैसों को जिस तरीके से विज्ञापनों में खर्च किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो क्या शहर अब तक स्वच्छ हो पाया है? वाकई हर कोई एक सुर में बोल उठेगा कि शहर स्वच्छ नहीं हुआ. लेकिन अगर अब तक शहर स्वच्छ नहीं हो पाया तो फिर इस बात को विडंबना ही कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के महापौर, पालक मंत्री व अनेक कार्यकर्ता स्वच्छता की शपथ लेते हैं, शहर को स्वच्छ रखने का वादा करते हैं, लेकिन शहर स्वच्छ नहीं हो पाता. आखिर क्यों? क्या जनता के बीच जागरूकता की कमी है या फिर राजनीतिक दलों में वह इच्छा शक्ति ही नहीं कि वो शहर को स्वच्छ बना सकें? क्योंकि हकीकत तो यह है कि 2 अक्टूबर को जिन रास्तों से बच्चों को घुमाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा था, हकीकत तो यह है कि उन रास्तों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर स्वच्छता का कोई नामो निशान ही नजर नहीं आता. बड़े जोरों शोर से कहा जाता है कि स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन जनता जागरूक हो भी तो कैसे जब मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ही जनता को ठगा जा रहा हो, जब ना तो इस बेचारी जनता के पास बेहतर सड़क है और ना ही नालियों की बेहतर व्यवस्था है, तो फिर जनता में जागरूकता हो भी तो किस बात के लिए? एक बार शहर के महापौर संजय नरौने और मनपा आयुक्त संजय निपाने को इस बात के लिए अपना पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या शहर में स्वच्छता हो रही है, क्या शहर में स्वच्छता के प्रति वाकई कोई जिम्मेदारी भरा काम अमरावती महानगर पालिका कर रही है, क्या महज शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे द्वारा कुछ जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देने से शहर स्वच्छ हो जाएगा, या फिर सत्ता में बैठे प्रशासनिक अधिकारी व सत्ता के ठेकेदारों को भी यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ फोटो सेशन और मीडिया में छवि चमका लेने से शहर स्वच्छ नहीं हो जाता. बात वाकई कड़वी है, लेकिन इसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज. लाखनवाड़ी गांव के बीचों बीच स्थित है गुणवंत महाराज का मंदिर. इस जगह पर साल भर भाविकों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन 2 अक्टूबर को जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर भाविकों का हुजूम लगा रहता है.
हर कोई गुणवंत महाराज की समाधि स्थल का दर्शन लेने के लिए पहुंचता है। लाखनवाड़ी गांव जाने के लिए करजा गांव से रास्ता गया है। भाविकों की उमड़ी भीड़ से उनकी असीम श्रद्धा साफ झलकती है। हर साल इतने बड़े पैमाने पर यहाँ भाविक दूर दूर से महाराज की समाधि का दर्शन लेने आते हैं, किंतु इन रास्तों की व्यवस्था इतनी खराब है कि भाविकों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखनवाड़ी यहाँ जयंती उत्सव में अमरावती जिला के खासदार आनंदराव अड़सुल, नवनीत राणा, रजत संगठन प्रमुख राहुल कड़ू इन्होंने समाधि स्थल के दर्शन लिए। इसी के साथ ही लाखनवाड़ी रास्तों का काम करने के लिए भूमाता सोशल वेलफेयर संगठन के अध्यक्ष संदीप ढोले ने आंदोलन किया। संपूर्ण भारतात लाखनवाड़ी तीर्थक्षेत्र हे प्रसिद्ध आहे। गेल्या 8 ते 10 वर्षापासून हा जो आपण रोड पाहताय लाखनवाड़ी शिरसगाव कसबा करसगाव मुख्य रस्त्याला जोडणारा, याची एवढी दयनीय अवस्था झालेली आहे। पूर्ण रस्त्याची पहा तुम्ही चालणी झालेली आहे, साधा आपल्याला चालता सुद्धा येत नाही। आणि दरवर्षी जिल्हा परिषद याच्यावर मुरुम माती टाकून पूर्ण गड्डे बुजवतात। परंतु तुम्ही जर पाहिलं 2 ऑक्टोबरला लाखो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात। 2 ऑक्टोबरला गुरुवंत महाराज पुण्यतिथी कार्यक्रम राहतो आणि प्रशासनाला अजूनही जाग आलेली नाही आहे। माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना माझी एवढी विनंती आहे की हा जो रस्ता आहे 4 किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण झालेला या काळात रस्ता झाला पाहिजे। आणि आपण आपल्या भाषणात म्हणता की रस्ता सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचा महामार्ग आहे आणि हे आपण सिद्ध करून दाखवा। म्हणून आपल्याला एवढी विनंती आहे मुख्यमंत्री साहेब की लाखनवाड़ी जो हा रस्ता आहे हा रस्ता पूर्ण झालाच पाहिजे। इस उत्सव के दौरान सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया। शीरज गांव कस्बा के थानेदार मुकुंद कवाड़े सतर्क दिखे, साथ ही तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त नजर आया। VCN न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती आर्टिस्ट एसोसिएशन व टीम जेनिथ की तरफ से एक संयुक्त प्रस्तुति केरल बाढ़ग्रस्तों की मदद व कैंसरग्रस्त गायक वसीम खान की आर्थिक मदद के लिए हैप्पी हैंड्स अमरावती प्रेजेंट। दिनांक 5 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे सांस्कृतिक भवन मोर्शी रोड अमरावती में एक रास्ता है जिंदगी का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसका मकसद पूरी तरह से मानवतावादी है। इस कार्यक्रम के जरिए केरल बाढ़ग्रस्तों को व अमरावती के गायक वसीम खान को आर्थिक मदद पहुंचाना यह आयोजकों का मकसद है। आयोजकों द्वारा इस कार्यक्रम में
भारी मात्रा में अमरावती वासियों से उपस्थित होने का आह्वान किया गया है, जिससे से ज्यादा राशि जुटाई जा सके और उसके जरिए केरल बाढ़ ग्रस्तों की व कैंसर ग्रस्त गायक वसीम खान की मदद की जा सके। VCN न्यूज आप सभी से एक रास्ता है जिंदगी इस संगीतमय कार्यक्रम में उपस्थित होने का आह्वान करता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में पहली बार अमरावती में संगीत सम्राट फेम प्लेबैक सिंगर हरगुन कौर व मिमिक्री आर्टिस्ट स्नेहा आयरे भी उपस्थित होने वाली है, जिससे इस कार्यक्रम की रौनक और भी बढ़ जाएगी। तो VCN न्यूज व आयोजक समिति की ओर से एक बार फिर से आह्वान किया जाता है कि अमरावती वासी इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक कदम बढ़ाएं अपनों की मदद के लिए। विश्व मंगल सभा यह महिलाओं की अखिल भारतीय संगठना है। भारतीय संस्कृति की आत्मा मतलब अपना कुटुंब होता है और यह कुटुंब की मुख्य आधार केंद्र बिंदु मतलब हर एक घर में रहने वाली माँ होती है। विश्व मंगल सभा का कार्य क्षेत्र राष्ट्र व धर्म के प्रति नितांत श्रद्धा रखने वाली तेजस्वी महिला माता निर्माण करना है। इसी संदर्भ में विश्व मांगल्य सभा अनेक उपक्रम आयोजित करती है। ऐसे ही अन्नपूर्णोत्सव का आयोजन पहले से ही किया जा रहा है। हर एक घर में अन्नपूर्णा मतलब उस घर की माँ होती है। दौड़ भाग के इस दौर में माँ का महत्व लोगों को कम से कम वक्त में समझाया जा सके, इसके लिए कौन से नए नए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और हर एक घर में अन्नपूर्णा की मदद के लिए आने वाले हैं श्री विष्णु मनोहर। विश्व विख्यात श्री विष्णु मनोहर इन्होंने लगातार 53 घंटों तक खाना पकाया और 2500 किलो खाने की सामग्री तैयार की, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। ऐसे सुप्रसिद्ध शेफ श्री विष्णु मनोहर विश्व मांगल्य की तरफ से आयोजित महाअन्नपूर्णोत्सव शॉर्ट टिफिन, उपवास के व्यंजन, स्वादिष्ट पदार्थ और अनेक तरह तरह के खानों का प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं। विश्व मंगल्य सभा अमरावती की तरफ से अन्नपूर्णा नाम से श्री मनोहर इनका कुकरी शो आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन स्थल संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती है। दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। यह प्रशिक्षण महिला और पुरुष सभी के लिए रखा गया है। ऐसे ही अमरावती जिला की सभी गृहिणी छात्र छात्राएं इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर लाभ धारित कर सकती हैं। अन्नपूर्णा नमोत्सव इस कुकरी शो की जानकारी पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। विश्व मांगल्य सभा अमरावती शाखा की तरफ से तो आने वाली 6 तारीख को सांस्कृतिक भवन में श्री विष्णु मनोहर इनका एक व्यंजन पाकशाला का आयोजन हम कर रहे हैं। सभी महिलाओं के लिए यह आह्वान है कि इस पाकशाला में सभी लोग आए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व मांगल्य सभा जो कार्य कर रही है कि हर घर में एक अच्छी माँ का निर्माण हो और हर माँ का सबसे ज़्यादा समय उसकी रसोई में जाता है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जिस भाव से वो अन्न बनाती है वो भाव अपने बच्चों में और अपने घर परिवार में हो जाता है। तो यही विषय लेकर जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इस नाम से अन्नपूर्णा नमोस्तुभ्यम इस हेडिंग के साथ विश्व मांगल्य सभा अमरावती शाखा
पाकशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें स्वयं विष्णु मनोहर जी का मार्गदर्शन एवं कई रेसिपीज वो स्वयं सिखाने वाले हैं। इस अवसर पर वैशालीताई जोशी, शिव मंगल सभा केंद्रीय संगठन प्रमुख, इन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उनके साथ साथ भाग्यश्री ताई देशपांडे, केंद्रीय व्यक्ति विकास, सौ सुनीता ताई बालेकर, विदर्भ प्रांत संगठक, प्रज्ञा गणोरकर, विदर्भ प्रांत सचिव, सौ नीलिमा ताई बोरोडे, विश्व मंगल सभा अमरावती जिला अध्यक्ष सौ रश्मि इटकीकर, विदर्भ प्रांत सदस्य सुखदा देशपांडे, अमरावती संगठक सौ रसिका भिरंगी और इस संगठन की भिन्न भिन्न महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित थी। आधार फाउंडेशन की तरफ से 2 अक्टूबर की शाम 3 साल का सेवा पूर्ति का समारोह मनाया गया। पिछले 3 सालों से आधार फाउंडेशन मेलघाट वासियों के लिए कार्य कर रहा है। 110 गांवों में 26 बार फाउंडेशन ने कपड़ों का वितरण किया है। इतना ही नहीं, इस फाउंडेशन द्वारा अनेकों बार मेलघाट में रह रहे आदिवासियों को जीवनाशय की वस्तुएं देकर उनकी मदद भी की गई। इस फाउंडेशन द्वारा दी जा रही सेवाओं के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में स्थानीय अभियंता भवन यहां 2 अक्टूबर को 3 वर्ष सेवा पूर्ति का समारोह लिया गया। समारोह की अध्यक्षता आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप बाजड़ ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध समाज सेवक चंद्रकांत जजोदिया, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक सूचक और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस मौके पर आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप बाजड़ ने फाउंडेशन द्वारा लिए गए उपक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी बंधुओं की मदद करने के लिए हमने वस्त्र वितरित करने का फैसला लिया है और इन उपक्रमों में सभी ने हमारा साथ दिया। त्यांच्याकडे रोजगारासाठी काही नाही, खेड्यात जे काही नॅचरल आहे त्याच्या भरोश्यावर त्यांचा संसार आहे। दिवस उगवला की त्यांचा दिवस सुरू होतो, संध्याकाळ झाली अंधार झाला की ते घरात जातात। आजही घरात टीव्ही नावाचा विषय नाही। मला कोणीतरी भेटलं की माझ्याकडचा टीव्ही द्यायचा आहे, म्हटलं तिकडे तर रेंजही नाही आणि तिकडे लाईनही 3-3 महिने नसते। अशा परिस्थितीत लोक जगतात। त्यांच्यासाठी एक दिवस विंचूरकर दादांनी चपला जमा करून आणल्या होते आणि चपलाचा सळा असा टाकल्याबरोबर सगळे जण भिडले आपापली चप्पल शोधासाठी। म्हणजे तुम्ही विचार करा की त्या भागात आजही किती म्हणजे परिस्थिती कशी बिकट आहे। आपल्याकडे कुठं ठेवायचं, आपले सज्जे भरलेले आहेत। बरेचसे जुनी जी मंडळी आहे त्यांच्याकडे लग्नात भांडे यायचे आणि ते भांडे मग आल्यानंतर काढले की ते सज्जावर ठेवायचे। ज्यांच्याकडे सज्जे भरले असेल त्यांनी ते आमच्याकडे निश्चित द्या, आम्ही ते मेळघाटाच्या गरजूवंतापर्यंत पोहोचवू। हे काम चालू असताना असंख्य लोकांचा आशीर्वाद, मी तर सांगत असतो की हे देवाने आमच्याकडून करून घेतलेलं कदाचित काम असेल। पहिल्या वर्षी आम्ही हा कार्यक्रम जर केला तर सगळ्यांनी स्वतःच्या पैशातून केला। याचा अर्थ हे कृत्य आम्ही जे करतोय खऱ्या अर्थानं गाडगे बाबांना शोभेचं आणि प्रामाणिकपणे करतोय म्हणून सतत पैसे येत आहेत। और देखते ही देखते इस उपक्रम ने नया रूप धारण कर लिया। हर महीने में कम से कम 5 से 6 हजार कपड़े जमा होते हैं और इन कपड़ों को वॉश और ग्राइंडिंग कर इन्हें मेलघाट के आदिवासी बंधुओं को वितरित किया जाता है। इतने कम समय में आधार फाउंडेशन दिन ब दिन आगे ही बढ़ता चला गया और एक सामाजिक गतिविधि का हिस्सा बन गया। असं तुम्हाला जर आवडलं तर टाळ्या वाजवायला काय हरकत, जीएसटी नाही तुमच्या हातावर टाळ्या जरा बरं वाटतं की दुःख आमचं सांगावं कोणाने, जाणून घेईन कोण, कसायाच्या दावणीले बांध गाय तसं आमचं जीन, कष्ट करतो मेहनत करतो करत नाही कवा चोरी, कवा कवा वाटते मरून जावो ही दुनिया नाही बरी, अरे सांगा भाऊ कसे जगन शेतकरी, हो बापा बापा हो बापा बापा। फक्त कवितेचा कवी मी आहे, या घटनेशी माझा काही संबंध नाही। पहिलंच होत या प्रेम, कॉलेजला होतो झेम तेम, पाहो तिला मी जसाही ती पाहे सेम सेम, मी ठरवलं तिला सांगायच अन मनातल सार बोलायच, मी ठरवलं तिला सांगायच अन मनातल
सार बोलायाच प्लॅन फ्लॉप झाला जी, प्लॅन फ्लॉप झाला जी, लेटर निवल। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। 3 अक्टूबर 2018 को बुल्ढाना में पुलिस सुसज्ज प्रशिक्षण हॉल का उद्घाटन विभागीय पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत तरोड़े के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल, अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, उप विभागीय पुलिस अधिकारी गिरीश बोबड़े, थानेदार संतोष टाले, रविंद्र देशमुख, रफीक शेख तथा जिले के सभी थानेदार व पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए बुल्ढाना में विभागीय पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत तरोड़े ने कहा कि आम्ही कुठेतरी कमी पडतो आणि आम्हीच आमच्या डोक्यामुळे स्वतःला भारी हुशार समजतो, म्हणून आम्ही तशी जे क्लू आहे ते नीट गोळा करत नाही। पूर्वी निदान FSL नव्हती, फॉरेन्सिक सायंटिफिक लॅबोरेटरी नव्हती, त्या कमी होत्या, आता प्रत्येक जिल्ह्यात आलेल्या आहेत, रिजनला आलेल्या आहेत। त्याचा फायदा आम्हाला घ्यायला पाहिजे। हा जो फायदा घेतला की जे कन्व्हिक्शन पर्सेंटेज आहे ते वाढेल आणि एव्हिडन्स ऍक्ट CRPC पोलिसांनी वाचली पाहिजे। काय असतं तुमच्याकडे नेहमी एवढं पुस्तक असतं, पोलीस तपास बाय ॲडव्होकेट अमुक अमुक चांदे, बाय ॲडव्होकेट अमुक अमुक, एवढं एक घेतलं की आयुष्याचं संपलं। मी म्हणतो त्याच्यापेक्षा छोटं पुस्तक मिळतं, क्रिमिनल मॅन्युअल, IPC CRPC एव्हिडन्स ऍक्ट, तिन्ही ऍक्ट त्याच्यात आहे, इंग्लिश मध्ये आहे, मराठीतही असेल, बघा जरा तुम्ही। इस प्रशिक्षण हॉल से पुलिस बंधुओं को बेहतर तौर से प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे कि उनके काम करने के और कार्यशैली में सडुलता आएगी और इस पुलिस प्रशिक्षण के सुज्ज सभागृह का असर पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी देखने को मिलेगा। बुल्ढाना शहर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र होने की वजह से अब यहाँ के पुलिस कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, जो कि इनके कार्य के स्तर को और बढ़ाएगा। ज्या कार्यशाळा होतात, जे सेमिनार होतात, जे वर्कशॉप होतात, यांच्यासाठी सुद्धा आपण नाम निरीक्षण करत असतो, परंतु आपलं व्यावसायिक कौशल्य आणि नैपुण्य हे सतत वाढत गेलं पाहिजे। जो आपला प्रोफेशनलिझम किंवा जो व्यावसायिकपणा आहे त्यामध्ये दिवसेंदिवस जे बदल होत आहेत, ज्या सुधारणा होत आहेत, त्याबद्दल सर्व अधिकारी सर्व कर्मचारी सदैव दक्ष आणि जागरूक असायला हवेत। या दृष्टिकोनातून या प्रशिक्षण धोरणाची सुरुवात झालेली आहे आणि इव्हेंट DIG सरांच्या आदेशाने सुद्धा आणि रुटीन मध्ये या इन सर्व्हिस ट्रेनिंगच्या माध्यमातून या अधिकाऱ्यांशी त्यामध्ये गुन्हे तपास असेल, गुन्हे
प्रतिबंधामध्ये प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन असेल किंवा इतर जे शास्त्रोक्त तपासामध्ये जे महत्त्वाचे विषय आहेत याबद्दलची किंवा जे विविध न्यायालयाने दिलेले जजमेंट्स आहेत या जजमेंटच्या माध्यमातून आपल्या क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये जे लॅप्सेस आहेत, लॅक्युनीज आहेत, ज्या त्रुटी उणीवा आहेत, ज्या कारणांमुळे ती केस ऍडमिट झाली याचा अभ्यास करून याचं विश्लेषण करून त्याबद्दल सुद्धा या कार्यशाळांच्या माध्यमातून चर्चा होत असते आणि आपली जी तपासी यंत्रणा आहे म्हणजे आपली तपास पथक आहेत यांना अधिक सक्षम आणि समर्थ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तीच भूमिका घेऊन आपण या प्रेरणा सभागृहाची नूतनीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि अल्पावधीमध्येच या निमित्ताने हे सुसज्ज असं प्रेरणा सभागृह आपल्या सेवांतर प्रशिक्षणासाठी सज्ज झालेला आहे. VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री इनकी जयंती के अवसर पर श्री साईं बाबा विद्यालय की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था। स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने जय जवान जय किसान व स्वच्छता का नारा लगाकर स्वच्छ अमरावती का संदेश अमरावती वासियों को दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्काउट गाइड की प्रार्थना से की गई। प्लास्टिक द्वारा हो रही पर्यावरण को हानि और प्लास्टिक के दुष्परिणाम पर विद्यार्थियों ने पथ नाट्य सादर किया। गांधी जयंती के अवसर पर स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने नए अमरावती रेलवे स्टेशन का परिसर स्वच्छ किया। इस कार्यक्रम को सहायक स्टेशन मास्टर कैलाश रंगारी, ऋतुजा दिबड़े, मुख्य मार्गदर्शक अमुत जी मुथा, स्टेशन सहायक सुनील असरे के साथ अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्काउट गाइड मास्टर ज्ञानेश्वर टाले और साईं बाबा विद्यालय के कर्मचारियों ने किया। अल सना हज उमराह टूर्स एंड ट्रेवल्स पिछले 10 सालों से विदर्भ से कई हाजियों को अपने ट्रेवल्स द्वारा हज व उमराह के लिए लेके गए। इस ट्रेवल्स ने विदर्भ में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी तरह अल सना हज टूर ने इस साल अनोखा और नया उपक्रम करने का मानस बनाया है। इस उपक्रम में हज से लौटे हुए हुज्जाज इकराम का टूर संचालक द्वारा भव्य सत्कार समारोह कर इस्तकबाल किया गया। यह आयोजन 2 अक्टूबर को वलगांव रोड स्थित मुगल पैलेस में सुबह 11 से 2 बजे तक किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आने वाले सभी हाजियों का खान पान इंतजाम आयोजकों ने किया। इस कार्यक्रम में विदर्भ के सभी जिलों के हज से लौटे हुए हाजियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही इस साल उमराह को जाने वाले हाजियों को मार्गदर्शन भी दिया गया। इस मार्गदर्शन में उम्रे के दौरान हरमैन और मक्का मदीना में किस तरह उमरा की विधि की जाएगी इसके ऊपर मार्गदर्शन भी किया गया। साथ ही विदर्भ के उलमा इकराम ने मार्गदर्शन किए और सना ट्रेवल्स के संचालक अलहाज सत्तार अली ने यहाँ पर आने वाले सभी हाजियों का शुक्रिया अदा किया। सत्ता के सरोकार भी बड़े अजीब होते हैं। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो फिर उसे महंगाई दिखाई नहीं पड़ती, ना ही उस पार्टी को बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम दिखाई देते हैं और ना ही महिलाओं की रसोई में लगने वाली आग दिखाई देती है। क्योंकि मौजूदा दौर में पेट्रोल तो जैसे बढ़ा तैसे बढ़ा। कहा गया कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, सब इंटरनेशनल मार्केट की गतिविधियां हैं। लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो अब भी देश में पेट्रोल सिर्फ $75 प्रति बैरल की दर से आयात किया जा रहा है। इसके बावजूद अमरावती शहर में पेट्रोल 93 रुपए लीटर बिक रहा है। शायद अब भाजपा के मंत्रियों को महंगाई की लगी हुई आग दिखाई नहीं पड़ रही। शायद अब भाजपा की उस वक्त की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूदा वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को गृहिणियों की तकलीफ समझ नहीं आ रही। क्योंकि पेट्रोल तो बढ़ा, उसके साथ साथ अब ये आग रसोई घरों में पहुंच गई है और देश की अन्नपूर्णा महिलाओं को भी अब महंगाई की इस समस्या से खुले तौर पर दो चार होना पड़ रहा है। सिलेंडर के दाम बढ़ने लगे हैं। सरकार कह रही है हो सकता है जिस तरीके से चल रहा है आने वाले दिनों में रेट और बढ़े। लेकिन एक बयान आपको सुनाते हैं जब सरकार के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्री अरुण जेटली उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने क्या कहा था रसोई गैस के बढ़ते दामों के प्रति और पेट्रोल के बढ़ रहे दामों के लिए। न तो इस सरकार में नेतृत्व है, न नीति है
और न सरकार की कोई विश्वसनीयता बनी है। पिछले कुछ वर्षों में तो ऐसा लगता है कि जैसे नीति बनाने के विषय में सरकार को लकवा मार गया हो। आज ये जो संकेत आए हैं अर्थव्यवस्था के, ये भी चिंताजनक विषय है कि आने वाले साल में भी ये दिशा आगे बढ़ने वाली है और इस वजह से इस देश के अंदर निवेश कम होगा। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? आवश्यक है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक राय बने, फिर शासक गठबंधन में बने और फिर विपक्ष के साथ हो। लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी मुझे शंका दिखती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समस्त देशवासियों को एक बहुत सफल विरोध आज रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसके लिए बधाई देती है। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे, अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। यह बयान सुनने के बाद सचमुच आप कह उठेंगे कि सत्ता को वाकई जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। जनता का सरोकार तो उसी वक्त ध्यान आता है जब वोट मांगने की जरूरत। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब उसे 74 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी बहुत महंगा महसूस होता था। लेकिन अब उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 93 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल भी महंगा नहीं दिख रहा। और ना ही अब कोई पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहा है, ना ही किसी को गृहिणियों की तकलीफ महसूस हो रही है। तकलीफ महसूस हो भी तो कैसे, सत्ता की मलाई जो हाथ लगी है, ये मलाई होती ही इतनी मजेदार है कि चाहे जितनी भी तकलीफ आसपास के लोगों को हो दिखाई नहीं पड़ती। और शायद यही सब कुछ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ होने लगा है। अगर इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए कि पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो सरकार को हम याद दिलाते हैं कम से कम वह इतना तो कर ही सकती है कि 2014 के पहले वाला अपना वह अर्थशास्त्र लागू कर सकती है जिसके जरिए मौजूदा सरकार के बड़े बड़े मंत्री उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा करते थे कि अब भी देश में पेट्रोल 34 से 38 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है, जबकि उस वक्त विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत $114 प्रति बैरल हुआ करती थी। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज।